नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद अंकित में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम तुलनात्मक शिक्षा यानी कंपैरेटिव एजुकेशन यूनिट 1 जो एग्ज़ाम में हमारे 100 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से कि 20 मार्क्स के हमारे 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि हम आज 20 मार्क्स कवर कर लेंगे 2 वीडियोज़ में। जिसमें क्वेश्चन आंसर्स की हमारी पहली वीडियो है, जहाँ पर हम 44-45 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी जो यूनिट 1 है उसे हम शुरू करते हैं। यूनिट 1 के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक शिक्षा के जो पिता हैं वो कौन कहे जाते हैं? निकोलस हेंस, माइकल सैडलर, आई.एल. कैंडल या रॉबर्ट यूलेच? तो उसका सही आंसर है आई.एल. कैंडल। शास्त्रीय रूप से तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो शास्त्रीय रूप से जो है 20वीं सदी या 19वीं सदी या 16वीं सदी या 18वीं सदी। तो सही आंसर है 19वीं सदी। तुलनात्मक शिक्षा का विकास सर्वप्रथम हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये सर्वप्रथम फ्रांस से शुरू हुआ था। तुलनात्मक शिक्षा के बारे में हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तुलनात्मक शिक्षा 1817 का विकास, अगर हम फर्स्ट फेज देखें, प्रथम चरण, तो वो 1817 में है। वहीं हम अगर दूसरा चरण देखेंगे तो वो 1907 में है। और वहीं हम तीसरा चरण अगर देख रहे हैं इसका, तो वो 1950 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन का आरंभ हुआ था वर्ष कौन सा है? 1618 में, 1817 में, 1917 में या 1919 में? तो इसका सही आंसर होगा हमारा, अभी हमने बताया है, फर्स्ट फेज जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा 1817 में शुरू हुआ था। पद तुलनात्मक शिक्षा डैश के लिए प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षा की प्रणाली, वैश्विक शिक्षा, ये चारों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुलनात्मक अध्ययन जिसमें एक हम देख रहे हैं वेरियस फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन बेस्ड नॉट ऑन थ्योरीज बट ऑन द एक्चुअल प्रैक्टिस विच प्रिवेल, किसके द्वारा दिया गया है ये अध्ययन? तो क्या ये रॉबर्ट यूलीच ने दिया है, मेलिंसन ने दिया है, आई.एल. कैंडल ने दिया है या जॉर्ज जेड.एफ. बियर्डे ने दिया है? तो हम जानते हैं जब हमारा तीसरा चरण चला था 1950 में, तो उस वक्त जॉर्ज जेड.एफ. बियर्डे को ही माना जाता है कि तीसरे चरण की शुरुआत तुलनात्मक शिक्षा में इन्होंने ही की थी। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज जेड.एफ. बियर्डे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने गोला बना दिया है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 2000 में, 1980 में या 1970 में? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो जूलियन ने अध्ययन प्रारंभ किया है, तो कब किया है? हम जानते हैं एंटोनियो जूलियन ने 1817 में, फर्स्ट फेज हमारा शुरू हुआ था 1817 में। तो तुलनात्मक शिक्षा का, तुलनात्मक शिक्षा के ऐतिहासिक विधि को महत्व देने वाले विद्वान हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। निकोलस हेंस भी हैं, स्नाइडर भी हैं और कैंडल भी हैं, तीनों हैं, यानी कि आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा के विकास की द्वितीय अवस्था के प्रवर्तक हैं? तो हमने अभी पढ़ा था, जो फर्स्ट है वो एंटोनियो जूलियन है,
1817 में। जो सेकंड है वो 1907 में हमारे सर माइकल सैडलर हैं, और जो थर्ड है उसमें 1950 में जॉर्ज जेड.एफ. बियर्ड हैं। तो यानी कि यहाँ पर किसके दूसरी अवस्था पूछी गई है, तो सर माइकल सैडलर। वहीं अगर हम देखेंगे तुलनात्मक शिक्षा के विकास का तीसरा चरण, तो हमने अभी बताया है 1950 में, और किसके द्वारा, जॉर्ज जेड.एफ. बियर्डे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की शिक्षा प्रणाली परिचायक है वहाँ की। देखिए कोई भी कंट्री है, अगर हम उसकी शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो वहाँ की राजनीतिक, वहाँ की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति तीनों ही वहाँ इसी की परिचायक होती है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली में पाए जाने वाले समान व असमान तत्वों के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, समाज शास्त्र के अंतर्गत, या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। सीधी सी बात है, शिक्षा प्रणालियों को शिक्षा शास्त्र के अंदर ही पढ़ा जाएगा। किसने स्कूलों व राजनीतिक तंत्र के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया है, तो निकोलस हेंस ने, फ्रेडरिक स्नाइडर ने, आई.एल. कैंडल ने, वर्नर मेलिसन ने। तो सही आंसर है हमारा आई.एल. कैंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की शैक्षिक व्यवस्था सीधे प्रभावित होती है। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन नंबर 12 करा था उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था। राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति से और सांस्कृतिक परिस्थिति से। तो आंसर होगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका में तुलनात्मक शिक्षा के विषय में को किस नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा आधार, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, या सामयिक शिक्षा। तो वहाँ पर बोला जाता है शिक्षा आधार। और बुनियादी शिक्षा किसके लिए फेमस है, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा को एक सकारात्मक विज्ञान माना है, तो किसने माना है। एंटोइन जूलियन ने, कैंडल ने, निकोलस हेंस ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा एंटोइन जूलियन ने। और एंटोइन जूलियन ने 1817 में क्या किया है, प्रथम चरण की शुरुआत की है शिक्षा के विकास में। तुलनात्मक शिक्षा की बात करेंगे तो तुलनात्मक शिक्षा को सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय किसे है। हेंस को, पर्क को, ब्रेस्ट्रीट को, या रॉबिन्सन को। तो सही आंसर होगा इसका हेंस को। अभी इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने गोला बनाया, हेंस किस देश के शिक्षा शास्त्री थे। भारत के, इंग्लैंड के, रूस के, या अमेरिका के। देखिए इंडिया तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नाम से पता चल रहा है हेंस। ये सही आंसर है इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में तुलनात्मक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1956 में, 1961 में, 1964 में, 1965 में। तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में तुलनात्मक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है। 1964 में, 65 में, 67 में, 1956 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका 1964 में। हमें याद रखना है अमेरिका में 1956 में और जापान में 1964 में तुलनात्मक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क अंतोइन जूलियन किस देश के निवासी थे। अभी हमने पीछे पढ़ा था, अंतोइन जूलियन जो है 1817 में पहले चरण की शुरुआत की थी इन्होंने। ये कहाँ के निवासी थे, ये फ्रांस के निवासी थे। तुलनात्मक शिक्षा के अगर विकास की बात करेंगे तो प्रथम चरण 1817 में अंतोइन जूलियन ने
शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा के महत्व का कारण है। नंबर 1, सामाजिक सुधार का रास्ता खोलना और सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा समाज रूपांतरित करना। नंबर 2, निजी शैक्षिक संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना, तो ये भी सही है क्योंकि हम मूल्यांकन भी करते हैं। शैक्षिक समस्याएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके कारणों की ओर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। शिक्षा विकास की संभावना तथा संभाव्यताओं का दिग्दर्शन कराना, ये भी सही है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन सही है। तुलनात्मक शिक्षा का मतलब यहाँ पर दिया गया है, जो हमारी एजुकेशन है उसको कंपेयर कर रहे हैं हम। अलग अलग चरण इसमें आए थे विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो ये हमारा 19वीं, 20वीं, 18वीं या 21वीं, तो ये 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश की शिक्षा प्रणाली के विभिन्न घटकों का विश्लेषण विभिन्न कालों में करके उससे एक विकास क्रम के रूप में प्रस्तुत करने वाले शैक्षिक विश्लेषण को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण या अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण, तो हमें ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधि है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना है। तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन विधि हमारी ऐतिहासिक विधि भी है, वर्णनात्मक विधि भी है, सांख्यिकी विधि भी है, और इसमें एक विधि और होती है, विश्लेषणात्मक विधि भी होती है, और संश्लेषणात्मक विधि भी होती है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तुलनात्मक अध्ययन के लिए, जब इसमें तुलनात्मक शिक्षा यानी कि वर्ड लिखा हुआ है। शैक्षिक प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, वैश्विक शिक्षा के लिए, ये चारों सही हैं। देखिए, वैश्विक शिक्षा के लिए नहीं किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत शब्द तुलना संकेत करता है अध्ययनों के उद्देश्यों पर, अध्ययनों की विधि या व्यू रचना पर, सहयोगी विधि और तकनीकों पर, या ये सभी। तो इसका चौथा आंसर सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? अभी हमने पढ़ा है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक विधि है संश्लेषणात्मक विधि। 1962 में, याद रखना हमें, 1962 में एडमंड किंग ने प्रतिपादक माना जाता है संश्लेषणात्मक विधि का, एडमंड किंग को 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन हेतु वर्णनात्मक विधि का वर्णन किसने किया है? जॉन टेल ने, जॉन ब्रिस्कम ने, जॉन हेले ने, जॉन वेली ने। तो इसका सही आंसर हमारा होगा जॉन ब्रिस्कम ने। एक दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वतः अपनी लौ न जलाए रखे। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एक दीपक दूसरे दीपक को कभी नहीं जला सकता जब तक कि स्वयं अपनी लौ को जलाए न रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा में विश्लेषणात्मक का प्रयोग होने पर कितने चरण होते हैं? तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें याद रखना है। इसमें 4 चरण होते हैं। मानव जीवन के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, मनुष्य का वातावरण से अनुकूलन कराना है, मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करना है, और या ये सभी। तो आंसर है ये सभी। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? राष्ट्रीय अनुशासन की वृद्धि करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना, या चारों सही है। सिंपल है बिल्कुल। अनुशासन भी हमें बना के रखना होगा, एकता का विकास भी करना होगा,
और प्रशिक्षण भी देना होगा नेतृत्व करने के लिए। तो ये सभी। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का आयाम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आयाम, ऐतिहासिक आयाम, अंतर्राष्ट्रीय आयाम या ये सभी। तो चारों सही हैं। वह आयाम जिसके लिए शिक्षा प्रणाली को की उन विशेषताओं की जानकारी नहीं हो पाती है जो वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सांख्य का आयाम होता है वो। समाजशास्त्रीय आयाम में हम समाज के बारे में देखते हैं। तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अपनी शिक्षा प्रणाली को समझना, अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली को समझना, अपनी शिक्षा प्रणाली के सुधार एवं विकास में सहायता करना। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, हमें समझना है। तुलनात्मक शिक्षा का जो मतलब है वो यही है, अपनी शिक्षा प्रणाली, दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली और उनमें क्या क्या सुधार और विकास हुए हैं, यानी इसके डी ऑप्शन सही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है। तो द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन एडमंड किंग की रचना है और हम जानते हैं 1962 में संश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं एडमंड किंग। तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं व दूसरों के बारे में जानना और समझना, वैश्विक परिदृश्य में किसी भी शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना, शिक्षा प्रणाली के सुधार में सहायता करना या ये सभी। तो ये सिंपल है, स्वयं और दूसरों के बारे में जानना, शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा प्रणाली का अध्ययन भी करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न शैक्षिक व्यवस्थाओं के समान और असमान कारकों के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। माइकल सैडलर ने, निकोलस हेंस ने, एंटोइन जूलियन ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एंटोइन जूलियन ने। शिक्षा में व्यवहारिक मूल्यों के सीखने पर बल दिया जाता है। माइकल सैडलर ने, एंटोइन जूलियन ने, रॉबर्ट यूलिच ने, ये इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माइकल सैडलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा की कारक एवं परंपराएं 1949 अध्ययन कार्य है, ये हमें याद रखना होगा, ये निकोलस हेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन क्षेत्र है, शिक्षा में यूनेस्को की भूमिका, पर्यावरण शिक्षा, अध्यापक शिक्षा की समस्याएं या ये सभी। तो तुलनात्मक शिक्षा में हमारा यूनेस्को की भूमिका भी देखी जाती है, हमने सिलेबस में ही पढ़ा था पिछले वीडियो में। पर्यावरण शिक्षा देखी जाती है, अध्यापक शिक्षा की समस्याएं, उनका विकास, सभी चीज़ें देखी जाती हैं, यानी इसका आंसर होगा ये सभी। लास्ट क्वेश्चन है आज का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द ईयर इन यूरोप किसकी रचना है। तो हमें याद रखना है ये रचल हाउथॉर्न की रचना है। हमें वीडियो ख़त्म होने से पहले देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हमारे सामने आ रहा था। एक तो हमारे तुलनात्मक शिक्षा के विकास में 3 चरण थे। पहला चरण हमारा 1817 में था, दूसरा चरण 1907 में था, 1817 में एंटोइन जूलियन ने दिया था, 1907 में माइकल सैडलर ने दिया था और तीसरा चरण 1950 में था जो कि जॉर्ज जैडफ बियर्डे ने दिया था। इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।